वेलकम टू आवर क्लासरूम। तो स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, जिसमें कि हमने ये देखा था कि हम मैट्रिक्स की जो रैंक है उसको हम निकालने के और दूसरे वेज क्या है। ठीक है, तो रैंक निकालने का पहला वे तो हमने देखा था कि माइनर्स देखने, जो सबसे बड़ा माइनर नॉन जीरो होता है वो हमारी क्या आती है, रैंक। फिर उसके बाद हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा कि कैसे हम रो या कॉलम के ऑपरेशन से कैसे हम अपनी रैंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम फिर से क्या करेंगे, कुछ नए वे सीखेंगे कि हम रैंक को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए अभी हम पहले कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, जैसे कि नॉर्मल मैट्रिसेस क्या होती है या नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। फिर उसके बाद एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होती है और कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं रैंक को इन वाली सारी टर्म से। वो सारी चीज़ें अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इससे पहले वाली अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ एक बार आइकन बटन पे ऊपर टच करो, वहाँ से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप सीरीज वाइज चलो, फिर देन इस वीडियो पे आना और फिर कंटिन्यू करना कि अभी हम इस वीडियो में कैसे करेंगे। क्योंकि जब तक आपको रैंक की डेफिनेशन या ये बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी कि रैंक होता क्या है, तो आप इस वीडियो को नहीं समझ पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, आपको जब भी अभी रैंक निकालनी होगी ना, तो आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं। जैसे कि हम इनवर्स निकालते हुए भी करते थे, रो या कॉलम के ऑपरेशंस लगाते थे ना, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो सबसे पहले देखो नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म। तो किसी भी मैट्रिक्स की हम नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म कब निकाल सकते हैं, या फिर किसको हम नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है और आप उसको इस वे में लिख पा रहे हो कि आप कहीं पे भी आपने रो या कॉलम के ऑपरेशंस लगाए और आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी। कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, मुझे नहीं पता। तो सपोज करो ये m क्रॉस n की है और आपने पूरी r क्रॉस r की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, हो सकता है पूरी एक रो जीरो आ रही हो और एक कॉलम भी जीरो आ सकती है, ऐसे उसको बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म। या फिर मान लो ऐसे बन गई आपकी कि यहाँ पर पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और नीचे कुछ रोज जीरो आ गई, या फिर इस तरह से यहाँ पर आइडेंटिटी और फिर जीरो। ठीक है, तो इस तरह की जो भी मैट्रिक्स बनेगी ना, उनको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो ये 1 0 0 1 और फिर 0 0 0 0 0, ये मेरी नॉर्मल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बनाई है ये मेरी क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक रो और एक कॉलम पूरी क्या है, जीरो, इस तरह से। या फिर ऐसे हो सकता है 1 0 0 1 0 0, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और इसमें ये वाली जो रो है वो हमारी क्या है, जीरो। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं हम। मान लो ये आपकी ऐसे बन रही है, ऐसे कितनी भी जीरो हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही होगी रो या एक ही होगी कॉलम, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, जितने भी ऑर्डर की बन सके उतने ऑर्डर की बनाओ और बाकी जो पोर्शन बच गया वो पूरा जीरो में इंक्लूड हो जाएगा। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलेंगे दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है। अभी हम देखेंगे कि हमें ना नॉर्मल फॉर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो बेसिकली आप क्या करना, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, सपोज आपको हायर ऑर्डर की दे दी, 4 क्रॉस 4 की, 5 क्रॉस 5 की, तो उनके जो माइनर्स है वो निकालने थोड़े मुश्किल होंगे ना। तो आप क्या करो, रो या कॉलम के ऑपरेशंस लगाओ और उनको हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी के फॉर्म में ही बनाने की कोशिश करेंगे। फिर देखो कि कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है आपको। सपोज मेरे पास मैट्रिक्स थी और वो मुझे ना इस टाइप की निकल के आ गई, लास्ट में मैंने रो और कॉलम दोनों ऑपरेशंस लगाए तो मुझे इस टाइप की दिखी। तो इसमें ये देखो कि कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें है 2 ऑर्डर की। तो इसका मतलब वो जो मेरी मैट्रिक्स थी ना ओरिजिनल वाली, उसकी रैंक 2 है। इसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स है इस टाइप की और आपको ये वाली मैट्रिक्स मिल गई रो कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद, तो आपकी जो रैंक है वो कितनी हो जाएगी, 2। बट सपोज करो जैसे आपने रो या कॉलम दोनों ऑपरेशंस लगाए और आप इस टाइप की बनाने की कोशिश कर रहे हो और आपको ये मिल गया, इस टाइप से मिली। ओके, तो ये आपकी सिर्फ 1 ऑर्डर की बनेगी, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है, बाकी सब जीरो आया है ना। फिर आपकी रैंक कितनी हो जाएगी, 1। तो इस तरह से नॉर्मल फॉर्म है ना, हमें हेल्प करती है कि आप रैंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट डीलिंग विद माइनर्स।
आपको माइनर्स नहीं चेक करने, अब सिर्फ आप रो और कॉलम के ऑपरेशंस लगाओ, उनसे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चंस भी करेंगे बट दिस इज द ओवरऑल आइडिया। ओके, कि क्यों हमें नॉर्मल फॉर्म की जरूरत पड़ी। ओके, नेक्स्ट देखो एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होती है। एक तो आपने देखा था इक्विवेलेंट, एक होती है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। पता नहीं इस चीज की डेफिनेशन अपनी बुक में है या नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि सपोज कोई आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, और आपने उसके ऊपर कोई भी एक ऑपरेशन लगाया, रो का ऑपरेशन या कॉलम का ऑपरेशन, ठीक है। फिर आपको एक नई मैट्रिक्स मिली, सपोज वो मेरे को नई मैट्रिक्स मिली ए डैश, तो हम कहेंगे ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्या है, इक्विवेलेंट, मतलब उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने एक ऑपरेशन चेंज किया है ना। तो जैसे कि मैंने ये वाली मैट्रिक्स ली 1 0 0 0 1 0, मान लो 1 1 1, ऐसे मैट्रिक्स ली। अब मैंने इसके ऊपर एक ऑपरेशन लगाया R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये मेरी पहले ए मैट्रिक्स थी। अब मेरी जो नई मैट्रिक्स आएगी वो आएगी, सपोज मैंने ली ए डैश, सो दैट विल बी R1 प्लस R2 ना, तो 1, यहाँ पर भी 1 आएगा और ये 2 हो जाएगा, देन 0 0 1 0 1 1। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है, ये डेफिनेशन होती है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की। अब बात आती है एलिमेंट्री मैट्रिसेस। एलिमेंट्री मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जो इक्विवेलेंट होती हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। मतलब कि बस ये डिफरेंस है, इक्विवेलेंट में तो आप कोई सी भी मैट्रिक्स से स्टार्ट कर सकते हो, बट जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस होती हैं उसमें आप हमेशा ही इनिशियली आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके चलोगे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से स्टार्ट करो बाय ए सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, कोई भी, या तो कॉलम की लगाओ या रो की लगाओ। फिर जो नई मैट्रिक्स आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब जैसे इसी एग्जांपल में ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं अगर ये लिख लूँ तो ये मेरी आइडेंटिटी बन गई, और मैंने यही ऑपरेशन लगाया तो मेरे पास बनेगा ये, है ना, यही बनेगा। तो इसका मतलब अभी ये जो मैट्रिक्स है ना ए डैश, मैं ए डैश को बोलूंगी दिस इज माई एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो अभी हमने डेफिनेशंस देख लिए हैं, अब हम देखेंगे कि इनके बेस पे कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको हम कैसे अपने क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जिन जिन के प्रूफ हमें लगेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके प्रूफ हम करेंगे, अदरवाइज हम इनके रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे कि कैसे हम इनको यूज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट थ्योरम है हमारी, मतलब 2.16 थ्योरम है ये बुक में। तो क्या कहती है थ्योरम, एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्री मल्टीप्लाई अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन है, और पोस्ट मल्टीप्लाई अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। प्री का मतलब पहले मल्टीप्लाई करनी है, पोस्ट का मतलब बाद में मल्टीप्लाई करनी है, विद द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ओके, तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है मैं बताती हूँ, लाइक एक्सप्लेनेशन। ओके, देखो इसने क्या कहा है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है और अगर आपने उसके ऊपर कोई रो ऑपरेशन लगाया या कोई कॉलम ऑपरेशन लगाया, सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ, कुछ भी ले लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1, मतलब 9 नहीं लेते, बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे भी 1 2 ले लेते हैं, तो ये मैंने लिया 2 और यहाँ पर ले लो 3, कुछ भी ले लो बेसिकली। ये मैट्रिक्स लिया और अगर आपने इसके ऊपर कोई एक रो ऑपरेशन लगाया, मान लो मैं ये ऑपरेशन लगा रही हूँ R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सिंपल से लगाओ ताकि हम चेक कर सके कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। सो हमें नई जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, R1 प्लस R2 कर देना है, तो इसमें इसको प्लस करो, इसमें इसको प्लस करो, एंड देन 9, है ना। हाँ ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज, और बाकी सेम आएगा, ठीक है, ये आया। अब उसने कहा है कि इस मैट्रिक्स को निकालने का एक और तरीका है,
अब क्या करो, यही जो ऑपरेशन है ना वो क्या करो, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाओ। देखो इसने बोला है मल्टीप्लीकेशन विद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब वही ऑपरेशन लगाओ जो अभी अभी आपने यहाँ पे लगाया है। तो मैं क्या करती हूँ, एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाएंगे। तो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, और इस पर अभी मैं यही वाला ऑपरेशन लगाती हूँ एक बार। तो क्या क्या बनेगा, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो दिस विल बी 1 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। तो इस मैट्रिक्स को कुछ नाम दे दो। एलिमेंट्री मैट्रिक्स है तो यूजुअली हम ई से डिनोट करते हैं। तो मान लो ये मेरी जो मैट्रिक्स आई है, दिस इज ई मैट्रिक्स। तो थ्योरम की स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर आपने रो ऑपरेशन लगाया है तो आप एक काम करो, इस मैट्रिक्स के साथ इस मैट्रिक्स की प्री मल्टीप्लाई कर दो। प्री का मतलब पहले ये वाली आनी चाहिए, बाद में ये वाली। ठीक है, तो मैं करके देखती हूँ। जब हम ई इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, पहले मैं ये लिखती हूँ और फिर हम ए लिखेंगे, ये वाली मैट्रिक्स 1 2 3 4 2 5 3 6 1। तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 प्लस 5 है ना, क्योंकि 4 प्लस 1 तो ये हमारा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट चीज इसके साथ करो तो ये 2 और प्लस 5 तो 7। इसी तरह से इसके साथ करोगे तो 3 प्लस 6 ये मेरा 9 आएगा। एंड नेक्स्ट इज यहाँ पर 4 5 6 और ये आएगा मेरा 2 3 1, है ना। तो चेक करो ये और ये मैट्रिक्स सेम आई है या नहीं है ना। 5 7 9 दिस एंड दिस, तो दिस इज इक्वल टू ए डैश। तो थ्योरम की स्टेटमेंट यही कहती है कि या तो आप डायरेक्टली ऑपरेशन लगा दो या फिर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स लो, और जब आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स की प्री मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। तो ये चीज हमने देख ली। अभी सेम चीज हम कॉलम मैट्रिक्स कॉलम ऑपरेशन के साथ करके देखते हैं। तो अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाए, अब की बार देखो सपोज अब मैं कर रही हूं, तो ये रो के लिए हो गया हमारा। अब लगाओ C1 लाइक C1 प्लस C2, कुछ भी लगा सकते हो आप, मैं इजी सा लेके आपको एक बार बता रही हूँ। तो अब हमारी जो A डैश आएगी वो क्या आएगी, तो C1 प्लस C2 करना है तो 3 यहाँ पर 9 और ये हमारा हो जाएगा 5, देन 2 5 3 3 6 1। अब वही करेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे। तो मेरी आइडेंटिटी ये है, अब हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे ये वाला, तो दैट इज इक्वल टू ई आएगी मेरी। तो 1 यहाँ पर 1 0 0 1 0 0 0 1। अब उसने कहा कि जब आप कॉलम वाले ऑपरेशन लगाओगे ना तो आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करनी है। दैट इज अब की बार हम करेंगे ए और फिर बाद में ई आएगा, तो पोस्ट मल्टीप्लाई। सो दैट इज इक्वल टू मेरी ए ये है 1 4 2 2 5 3 3 6 1, और इसकी मल्टीप्लाई मुझे इसके साथ करनी है। अब 1 1 0 0 1 0 0 0 1 करते हैं। दिस इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 1 प्लस 2 तो 3, इसके साथ करोगे तो 2 और इसके साथ करेंगे तो 3। अब इसके साथ करो तो 5 प्लस 4 9, देन आएगा 5, देन आएगा 6। अब इसके साथ करो तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, दैट इज 5, देन 3 एंड देन 1। ओके, तो चेक करो कि क्या सेम आई है। देखो सेम आई है। सो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास कॉलम ऑपरेशन है तो पोस्ट मल्टीप्लाई करो एलिमेंट्री मैट्रिक्स के साथ, और जब रो मैट्रिक्स है तो प्री मल्टीप्लाई करो। तो ये हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट बोलती है। आई होप सब लोगों को थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आई होगी कि क्या बोलना चाह रहे हैं वो। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखो अपनी 2.18। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखो क्या होगी। पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस।
तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लूं, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए, तो उसने कहा है कि आप इसको ना प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हो। तो अभी अभी देखो इस वाले थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। अभी हमने क्या चेक किया कि अगर आप कोई भी ए मैट्रिक्स ले रहे हो और अगर आप उस पर कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हो, तो रो ऑपरेशन लगेगा तो प्री मल्टीप्लाई, कॉलम ऑपरेशन लगेगा तो पोस्ट मल्टीप्लाई। तो क्योंकि हमारी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको एक चीज पता होगी कि अगर आप इस पे कोई भी रो या कॉलम के ऑपरेशंस लगाते रहोगे तो आप अल्टीमेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे पहुंच जाओगे, है ना। तो क्योंकि हमने ये चीज की भी है हमारी 12th क्लास में कि हम ए और इंटू आइडेंटिटी ये लेके चलते थे, ए इज इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी। फिर हम क्या करते थे, इस पर रो और कॉलम के ऑपरेशन लगाते रहते थे और फिर हम इसको अल्टीमेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते थे और इधर जो भी मैट्रिक्स बचती थी, और इसको हम ऐसे भी लिखते थे ना, फिर हम क्या करते थे, यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगी कोई भी आएगी उसको हम ए इनवर्स बोल देते थे और फिर हमारा यहाँ से ए इनवर्स निकल आता था। तो मेन मोटिव ये है कहने का, अगर आपके पास कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप उस पर रो या कॉलम के ऑपरेशन लगाकर उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही चीज अभी हम यहाँ यूज करेंगे। तो सपोज करो आपके पास ए मैट्रिक्स है, आपने उसके ऊपर कुछ तो रो ऑपरेशन लगाए, कुछ कॉलम ऑपरेशंस लगाए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। तो सपोज करो कि 4-5 मैंने रो ऑपरेशंस लगाए, मान लो मैंने लगाए दिस R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, कुछ भी लगाया, मान लो R2 पर भी लगाया, फिर R3 पर लगाया, फिर वापस से R1 पे लगाया, ऐसे करते हैं ना। और सिमिलरली फिर आप कॉलम्स पे लगाते हो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड देन कॉलम 1, ऐसे करके। फिर हम क्या करेंगे, जो जो ऑपरेशंस लगाए हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट्री मैट्रिसेस निकाल सकते हैं। तो मान लो पहले मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो ये मेरी आएगी, मान लो ये प्री मल्टीप्लाई करनी है ना, तो पहले ये ऑपरेशन लगाया तो ये मेरी फर्स्ट एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेगी, फिर ये मेरी सेकंड बनेगी, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ, इसी तरह से चलता रहेगा। इसी तरह से पोस्ट मल्टीप्लाई करनी है ना। तो इसको मैं कुछ और नाम दे देती हूँ, पी की जगह अब क्यू रख लेते हैं। तो मान लो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी आएगी क्यू मैट्रिक्स, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ये सारी की सारी एलिमेंट्री मैट्रिसेस बनेंगी। अब देखो मेरे पास पहले ए मैट्रिक्स थी, फिर मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाया P1, तो प्री मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि ये वाली रो की है और ये वाली कॉलम्स की है ना। फिर मैंने P2 लगाया, फिर P3, फिर P4, इस तरह से चलती रही। मान लो मैंने P4 तक रुक गई मैं, ओके। इसी तरह से अब मैं कॉलम के लगाऊंगी तो पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगी, तो Q1, Q2, Q3, Q4, या ऐसे किया। और जब मेरा रिजल्ट आया लास्ट में क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मान लो n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो मान लो आइडेंटिटी मिलेगी n ऑर्डर की, ठीक है। अब क्योंकि मेरी ये मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर, तो ये सारी मैट्रिक्स भी तो नॉन सिंगुलर होंगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई रो या कॉलम का ऑपरेशन लगाओगे तो वापिस से वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आएंगे, तो उन सबका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक बार ना देखो P4 का इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, P4 इनवर्स, और यहाँ पर भी इज इक्वल टू P4 इनवर्स। तो P4 इनवर्स की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो P4 इनवर्स आएगा, बट ये आपका क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी की किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बचेगा सिर्फ। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे कर देती हूँ। सिमिलरली आप P3 के साथ करो, है ना, तो यहाँ पर P3 का इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, P3 का इनवर्स। इसी तरह से चलाते रहो, ये हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा P3 इनवर्स, P4 इनवर्स। इसी तरह से P2 और P1 पर करेंगे तो हमारा लास्ट में बचेगा दिस इनटू Q1, Q2, Q3, Q4 इज इक्वल टू, पहले आएगा P1 इनवर्स, फिर P2 इनवर्स, P3 इनवर्स एंड P4 इनवर्स, ओके। अब आप Q के साथ करो तो आपको क्या करना है, Q4 से पोस्ट मल्टीप्लाई करनी है, Q4 के इनवर्स से। तो यहाँ पर जैसे आप Q4 का इनवर्स लोगे तो ये मेरा आइडेंटिटी बन जाएगा और यहाँ पर आएगा Q4 इनवर्स, ओके। सिमिलरली आप फिर Q3 इनवर्स के साथ करोगे
तो ऐसे चलाते रहो, तो लास्ट में यहाँ पर ए बच जाएगा। दिस इज इक्वल टू P1 इनवर्स, P2 इनवर्स, P3 इनवर्स, P4 इनवर्स, एंड देन आएगा Q4 इनवर्स, Q3 इनवर्स, Q2 इनवर्स, एंड देन Q1 इनवर्स। तो ये सारी की सारी हमारी एलिमेंट्री मैट्रिसेस ही है, क्योंकि एलिमेंट्री मैट्रिसेस का जब आप इन्वर्स करते हो तो भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही आती है। तो हमने ए को क्या कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। वही चीज इसने बोली है कि एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, वो हमने करके दिखा दिया। ओके, इसको हम क्वेश्चंस में भी करेंगे, बट इन जनरल ऐसा ही है। मतलब ये मैंने 4 ऑपरेशंस लेके दिखाए हैं, 4 रो के 4 कॉलम के। हो सकता है इधर कितने हो, 10 हो और इधर 2 हो, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बट अगर आपको पैटर्न थोड़ा समझ में आया हो तो आपको एक चीज समझ आई होगी कि यहाँ पर अगर जैसे ये था, ऐसे था, है ना, तो ये वाला जो चीज है ना वो पूरा रिवर्स उठ के आया है। देखो P4, P3, P2, P1, तो यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया, P1, P2, P3, P4। ओके, तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सिमिलरली इसका 1 2 3 4 था, तो यहाँ पर 4 3 2 1 आएगा और सबका इन्वर्स कर देना है। तो इस तरह से चलेंगे तो हमें अपनी ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्वेश्चंस भी करेंगे हम अभी। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या है। सो थ्योरम नंबर 2.22 इज कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज लो तो दोनों की रैंक सेम आएगी। तो मतलब कि ट्रांसपोज करने से रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये हमारी एक छोटी सी थ्योरम है, मतलब इसका प्रूफ नहीं करेंगे, बट आपको हमेशा ये याद रखना कि जब भी आप ट्रांसपोज करोगे तो रैंक हमेशा ही सेम रहती है, रैंक पे कोई चेंज नहीं आता। ये थ्योरम हमारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब आई हुई है बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में, तो इसका हम प्रूफ करेंगे। ये थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, अगर आप a इंटू बी करो तो रैंक हमेशा या a और b दोनों से छोटी या उसके इक्वल होगी। मतलब कि अगर आप प्रोडक्ट करोगे ना तो a और b दोनों की रैंक से ऊपर नहीं जा सकती। बेसिकली ये कहना चाह रहा है वो। तो देखो प्रूफ, तो मान लो कि a की रैंक कुछ है, b की रैंक कुछ है और a b की रैंक कुछ और है ना। तो लेट रैंक ऑफ ए है कुछ भी मान लो R1, रैंक ऑफ बी मान ली R2 और रैंक ऑफ ए बी मान लो कुछ भी R3। हमें क्या दिखाना है कि R3 हमारा R2 से भी छोटा या इक्वल होगा और सिमिलरली R1 से भी, ये चीज हमें शो करनी है। तो देखो अगर हमारी ए की रैंक R1 है तो उसको हम क्या कहेंगे, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जितनी भी है तो आपको क्या होगा, उतने ऑर्डर की तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी और बाकी सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो सपोज करो ये मेरी मैट्रिक्स है ए, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हो सकता है यहाँ पर भी 0 मिल जाए ऐसे, ठीक है। बट क्या होगा, उसके अंदर R1 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी और बाकी सारा पोर्शन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे हो सकती है R1 0, या फिर ऐसे भी हो सकती है। ओके, तो इनमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी है। अब देखो जैसे ही आपको इस टाइप की मिली, अगर आपने ए की बी के साथ मल्टीप्लाई की, करना एक बार, जैसे ही आपने ए की बी के साथ मल्टीप्लाई की पीछे की साइड, तो दैट इज इक्वल टू आई R1, दिस इज 0 0 और इंटू बी। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी। अब इसको ध्यान से देखो, जब भी आप इस मैट्रिक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना पता है कि ये जितनी भी रो होंगी, हो सकता है 1 रो है या फिर हो सकता है 3-4 रो है, इन सभी रो की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर तो 0 ही आएगा, है ना। इसी तरह इस कॉलम की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो कॉलम भी 0 आएगा पक्का। तो यहाँ से हमें इतना पता चल रहा है कि ये रो और ये वाली कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे उतनी 0 तो पक्का देंगी। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि नॉन 0 मिल जाए। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि जब आपने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, इसके अंदर कितनी R1 रोज है और R1 कॉलम्स है, इनकी मल्टीप्लाई आपने इसकी रोज और कॉलम्स के साथ की
तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी नॉन ज़ीरो मिले, कुछ कुछ आपको ज़ीरो भी मिल सकती है ना। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि कोई दो नॉन ज़ीरो नंबर हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए, माइनस का भी तो हो सकता है, तो वहाँ से अपने को ज़ीरो भी मिल सकता है और नॉन ज़ीरो भी मिल सकता है। बट यहाँ से और यहाँ से डेफिनेटली आपको ज़ीरो ही मिलेगा, ये चीज़ है हमारी। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, जैसे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई की, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा R1 नॉन ज़ीरो रोज, नॉन ज़ीरो कॉलम्स हो सकती है, R1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने बताया ना, यहाँ से और यहाँ से तो पक्का ही ज़ीरो मिलेंगी। हो सकता है यहाँ से भी ज़ीरो मिल जाए, इसलिए मैंने लेस देन का साइन लगाया। हो सकता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो सारी ही नॉन ज़ीरो आ गई, तो ये फिर इक्वल हो जाएगा R1 के। ओके, तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो मेरी रैंक होगी AB की वो लेस देन इक्वल टू R1 होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, रैंक ऑफ AB इज स्ट्रिक्ट लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ A, क्योंकि रैंक ऑफ A कितनी थी, R1। क्लियर। सिमिलरली हम B के साथ कर सकते हैं, बट B के साथ करने के लिए आप एक बार तो इस रिजल्ट का भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ से हमें इतना पता है, यहाँ से ये रिजल्ट आया, तो जो रैंक ऑफ AB है वो किसके इक्वल होगा, रैंक ऑफ AB के ट्रांसपोज के इक्वल बाय दिस थ्योरम, और दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये आया। अब इस रिजल्ट का यूज करो जो अभी अभी हमने प्रूव किया। इसमें क्या कहता है, अगर A इंटू B है, उसकी जो रैंक है वो लेस देन इक्वल टू पहले वाले की रैंक से। B की बात नहीं की, पहले वाली मैट्रिक्स। तो यहाँ पर पहले वाली मैट्रिक्स कौन सी है, B ट्रांसपोज, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस। ठीक है, हम कहेंगे बाय 1। ओके, अब यहाँ से फिर से इसी थ्योरम का यूज करो। ये वाली किसके इक्वल है, रैंक ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ A, तो इसका मतलब रैंक ऑफ B ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ B। तो बीच में एक बार इनइक्वालिटी का साइन आया है ना, तो नॉट मतलब इनइक्वालिटी का, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि रैंक ऑफ AB इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ B ऑल्सो। क्लियर। तो ये हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट और उसका प्रूफ भी कंप्लीट हो गया है। दैट इज, जब भी आप प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा ही A से B और B से B कभी ऊपर नहीं जा सकती है, या तो इक्वल होगी या उनसे छोटी होगी। ओके, तो ये हमारी थ्योरम्स हो गई हैं। अब हम अपने एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब थ्योरम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।